सर, जैसा अभी बताया आपने, नाम तो मेरा भानु प्रताप सिंह है और मैंने वर्ष 2013 में बीएससी किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से। ठीक है। उसके पश्चात वर्ष 2014 में मैंने आपदा प्रबंधन में एक सर्टिफिकेट कोर्स किया है और उसके पश्चात सर मैंने 1 साल यूपीएससी की तैयारी के लिए लिया। तत्पश्चात सर 2016 से 2018 तक मैंने एमए किया हिंदी साहित्य में वर्तमान महावीर विश्वविद्यालय से। इसके पश्चात सर 2018 में ही मेरा सिविल सेवा परीक्षा में चयन हुआ और दैट टाइम मुझे इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस मिला। अच्छा। और मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लिया सर और उसके पश्चात फिर 2019 की सिविल सेवा परीक्षा में मेरा चयन हुआ और मुझे इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस मिला। और अभी पिछले सर 6 महीने से मैं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के रूम में एक प्रशिक्षु अधिकारी के रूम में कार्यरत हूँ। कबड्डी खेलना, हिंदी के समकालीन उपन्यास पढ़ना मेरी हॉबी है सर। तो आपने IRPS छोड़ दी है सर्विस? जी सर। और अभी आप IAAS में ट्रेनिंग कहाँ, शिमला में हो रही है आपकी? जी सर। आपने BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया और वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ आर्ट्स के हिंदी साहित्य में। जी सर। और 2 सर्विसेज आप ऑलरेडी ले चुके हैं सिविल सेवाओं में से। अब मैं समझ नहीं पा रहा कि भूख कब खत्म होगी आपकी, क्यों अब फिर से आप IAS एग्जाम? IAS में से क्या खास है? सर, सबसे बड़ा जो चीज मुझे अट्रैक्ट करती है तो डाइवर्सिटी और चैलेंजिंग नेचर सर, और दूसरा सर कि अगर डायरेक्ट रोल डेवलपमेंट में देखना है तो वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रोवाइड कराती है। अगर आप डे टू डे की जो एडमिनिस्ट्रेशन के वर्क्स हैं वहाँ अगर डायरेक्ट चेंज लाना चाहते हो तो वो सर्विस आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराती है। कैसे, मतलब कलेक्टर के रूप में या किसी और रूप में? सर, कई रूपों में करती है। जैसे आप कलेक्टर के रूम में भी काम कर रहे हो या SDM के रूम में भी काम कर रहे हो तो आपको इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है। इसके पश्चात आप अगर सचिवालय में जाते हो तो वहाँ एक पॉलिसी मेकिंग जहाँ होती है उस ग्रुप का आप हिस्सा होते हो, तो वो भी रोल उसको डेवलपमेंट में डायरेक्ट रोल प्ले करने की चीजें हैं सर। भानु, आप ने प्रेफरेंसेस में 2 फाइनेंशियल सर्विसेज को भी इंक्लूड किया है, डायरेक्ट टैक्सेशन की, इनडायरेक्ट टैक्सेशन की। तो अब बताइए जरा कि भारत के अंदर जो टैक्सेशन का स्ट्रक्चर है वो क्या है? सर, 2 तरह के टैक्स होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर होते हैं। प्रत्यक्ष कर होता है जो जिस पर लगाया जाता है वो इसको वहन करता है, और जैसे कि आयकर है, निगम कर है। और अप्रत्यक्ष कर होता है जो जिस पर लगाया जाता है लेकिन लायबिलिटी उसको आगे वाले की होती है। और सर 2017 से सारे जो अप्रत्यक्ष कर थे लगभग उनके स्थान पर एक नवीन एकल अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था GST के रूप में लागू कर दी गई है। तो ये सर ये मोटा स्ट्रक्चर है। और डायरेक्ट टैक्स के बारे में? सर, डायरेक्ट टैक्स में अभी सुधार लागू नहीं हुए हैं, उसको एकल संहिता के रूप में वो प्रस्तावित है अभी। तो GST क्या है और क्यों लाया गया? सर, GST एक एकीकृत अप्रत्यक्ष कर है जो विभिन्न अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर लाया गया था। इसका उद्देश्य लाने के पीछे ये था कि जो कर के ऊपर जो कर लगता है, कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, उसको मिनिमाइज किया जा सके। क्या होता है कैस्केडिंग इफेक्ट? सर, कोई वस्तु बेची गई या कोई सेवा दी गई तो उस पर जो टैक्स लगा, जैसे एस्टिमेशन 100 रुपए की हुई और फिर वो 10% टैक्स लग के 110 हो गया सर। अब नेक्स्ट जगह उसका जब वो जाएगी, जब निर्यात या आयात किया जाएगा तब 110 रुपए पे फिर टैक्स लग रहा है सर। निर्यात पे कैसे कर लगता है? जी सर जैसे कैस्केडिंग का निर्यात से क्या संबंध? सर, मेरा इसमें कहने का मतलब ये है कि A ने B को 100 रुपए की कोई वस्तु बेची और उस पर 10% टैक्स हुआ तो 110 हुआ उसका। अब B से अगर C के पास जाती है तो जो टैक्स लगता था वो 110 पे लगता है, 110 रुपए पे। तो टैक्स उसमें 10 रुपए टैक्स के भी सम्मिलित हैं। तो एक प्रकार से। भानु जी सर। मशीन लर्निंग के बारे में आपने सुना होगा। जी सर। तो हाइपरलूप और मेट्रो को क्या इस श्रेणी में रख सकते हैं हम? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि इसको रखना चाहिए। ठीक बात। अभी कोरोना काल में हमने 2 टर्म सुनी है, हर्ड इम्यूनिटी और कम्युनिटी स्प्रेड। दोनों में क्या डिफरेंस है और ये क्या है? सर, कम्युनिटी स्प्रेड तब होता है जब कोरोना जो कोई भी संक्रमण है वो व्यापक पैमाने पर फैल जाए, पूरे समुदाय को प्रभावित करने लगे, तो कम्युनिटी स्प्रेड है। और इसके अलावा हर्ड इम्यूनिटी तब होता है कि जब एक जनसंख्या का अच्छा खासा प्रतिशत जो अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग होता है, वो उसके कारण अगर उस वायरस या बैक्टीरिया से वो जनसंख्या इन्फेक्टेड हो जाए तो उसके प्रति एक प्रतिरक्षा विकसित कर लेती है, उसको हर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। रेलवे बोर्ड क्यों है? तो बाकी जो मिनिस्ट्रीज हम बनाते हैं वो ब्यूरो टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये नॉन ब्यूरो क्यों है? ग्रुप क्यों है? बोर्ड क्यों बना है? सर, इसके पीछे कारण ये है कि रेलवे में लगभग 8 डिपार्टमेंट हैं
तो उनमें कॉम्बिनेशन करने के लिए, कोऑर्डिनेशन करने के लिए जरूरी है कि एक ऐसा बोर्ड हो जिसमें विभिन्न जो डिपार्टमेंट है उनका भी प्रतिनिधित्व हो, और साथ ही साथ जो निर्णय है वो एकीकृत रूप से। कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, जहाँ विशेषीकरण की मात्रा अधिक होगी या वैसे? सर, जहाँ सामान्यता ज्यादा है मुझे लगता है वहाँ ज्यादा पड़ती है इसकी जरूरत, क्योंकि तो रेलवे में सामान्यता है? जी सर, जो सिविल सर्विसेज से जाती हैं जैसे पर्सनल सर्विस है, ट्रैफिक सर्विस है। तो रेलवे बोर्ड के चेयरपर्सन जो हैं इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स वाले सर्विसेज से क्यों बनाए जाते हैं? ज्यादातर तो इंजीनियर होते हैं, आपने भी महसूस किया होगा वहाँ पे। सर, बनाने के पीछे वो वरिष्ठता क्रम होता है उसमें। अच्छा, किन्हीं 5 अलंकारों के नाम बता सकते हैं? जी सर, बताइए। सर, एक अनुप्रास अलंकार है, ठीक है, यमक अलंकार है, और श्लेष अलंकार है, उपमा है, रूपक है।